हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 21। दोस्तों, स्टडी 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पहुंच चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के बिल्कुल अंतिम छोर पर। ठीक है, हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया, जिसमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में पढ़ा कि उसका नेमिंग कैसे किया गया था। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता था, कुछ लोग उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग उसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो उनका नामकरण अलग अलग क्यों पड़ता है उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका खोज कब हुआ था, कैसे हुआ था। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई है। यहाँ यूपी में तक फैली हुई है, इधर आपका नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में मांडा तक फैला हुआ था। ठीक है, सॉरी। और फिर आपका साउथ में यहाँ आपका दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, इधर पाकिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, तो एक्सपेंशंस को भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा इसका टाइम पीरियड को। अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना था। कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 2350 से 1750 बीसी तक है, जबकि कुछ हिस्टोरियंस का क्या मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक है। तो इस तरह से इतिहासकारों में जो है वो मतभेद है। ठीक है, उनका अलग अलग मानना है। तो हमने टाइम पीरियड के बारे में देखा। फिर रेडियो कार्बन जो सिस्टम है, रेडियो कार्बन पद्धति C14, उसके माध्यम से हम लोगों ने देखा है इसका टाइम पीरियड कितना है। हड़प्पा के टाउन प्लानिंग को हम लोगों ने देखा कि जो नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की अगर सबसे बड़ी विशेषता की बात की जाए तो उसकी टाउन प्लानिंग थी। ठीक है, उसका नगरीय विशेषता जो था ना वो सबसे बड़ा विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि उस समय जो लोग जो नगरों में रहते थे उनकी नगरीय व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा इसी वीडियोस का कि जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स है, जैसे कि आपका हो गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, चन्हुदड़ो, ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स है उसके बारे में आपको डिटेल से बताया। एविडेंसेस के बारे में कौन से जगहों पर क्या पाई गई है उसके बारे में हम लोग देखें। रिवर्स, कौन सा शहर कौन सी नदियों के किनारे है, और इन्हीं सभी से क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जितना भी डायमेंशन है कंप्लीट कवर करने का प्रयास किया गया है, और इसीलिए मैं आपको ये एक रूपरेखा बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, तो हम लोग का छूटेगा नहीं। ठीक है, हमने रिवर्स को अच्छी तरह से कर लिया है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, जैसे कि इसी बार का JPSC में क्वेश्चन पूछा गया था। स्क्रिप्ट के बारे में, लिपि की हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या रही थी, जैसे कि उसकी लिपि को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं सके हैं, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता हम लोग का प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आता है, आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, जिस दिन हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ लेंगे ना, उस दिन ये किस में आ जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल से उठ करके हिस्टोरिकल पीरियड मतलब ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। फिर आज हम लोग जो देखेंगे वो एक्चुअली में सोशल लाइफ हम लोग देख चुके हैं पिछली वीडियोस में। आज जो हम लोग करेंगे वो पॉलिटिकल लाइफ, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था। रिलीजियस लाइफ, उनका धार्मिक जीवन कैसा था। उनके आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन। आप सोच सकते हो कि आपके मन में सवाल तो उठता ही होगा ना कि भाई इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी उन्नत सभ्यता जो उस समय थी, जो उस समय अपने समकालीन सभ्यताओं में मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता जो वर्ल्ड में चल रही थी, उन सभी सभ्यताओं में सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यता थी, तो इतनी बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हो गया, आपके मन में सवाल उठता होगा। तो हम लोग इसको भी देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन कैसे होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है, ये जनरली मेंस में क्वेश्चंस का कंक्लूजन लिखने के लिए, या फिर अगर आप क्वेश्चंस थ्योरेटिकली उसका आंसर लिखते हैं ना सब्जेक्टिव में, तब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो इम्पोर्टेंस है वो आज के दिन में क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, इससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि अगर हड़प्पा सभ्यता थी तो हम लोगों ने वहाँ से क्या सीखा, या फिर जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हिस्ट्री से क्या सीखते हैं, हिस्ट्री को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियोज़ को हम लोग शुरू करते हैं। और उम्मीद है आप पिछले वीडियोस को देखे ही होंगे, हड़प्पा का पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग हड़प्पा का कंक्लूजन कर देंगे, ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, इकोनॉमिकल लाइफ से, इनका आर्थिक जीवन को हम लोग शुरू करेंगे। और आर्थिक जीवन, आप सोच सकते हैं कि किसी भी सभ्यता की किसी भी टाइम पीरियड की अगर आप बात करेंगे, आप अपना ही बात कर लीजिए कि आपके दादाजी के टाइम पीरियड में उनका आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा। आर्थिक जीवन तब आप सोचते होंगे कि वो करते क्या थे, कौन से काम करते थे, है ना, इकोनॉमिकली के लिए पैसा कहाँ से आता था, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बिल्कुल अर्थव्यवस्था था ना, वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट था। वो किस पे था, कृषि पर डिपेंडेंट था और व्यापार पर डिपेंडेंट था। ठीक है, कृषि प्रधान समाज था ये, आज के हमारे भारतीय समाज की तरह। उस समय कृषि प्रधान समाज था और व्यापार काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सिर्फ अपनी अंदर की सिर्फ मतलब
अपने ही इर्द गिर्द व्यापार नहीं करते थे, बल्कि वो वर्ल्ड के दूसरे साइड्स में भी व्यापार करते थे। क्योंकि फारस की मोहर जो मिली है हमारे मोहनजोदड़ो से, लोथल से, उसके बाद आपका मिस्र मेसोपोटामिया में उसकी मोहरें पाई गई है। उससे क्या अनुमान लगता है? इससे यही अनुमान लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो सिर्फ अपने क्षेत्रीय जगहों पर नहीं बल्कि अपने विदेशों से भी उनका व्यापारिक संबंध था। ठीक है, तो अगर आर्थिक जीवन की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो दो चीज़ है, कृषि और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन दो ही चीज़ों पर डिपेंडेंट था, वो आपका कृषि पर था और व्यापार पर था। ठीक है, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी ना वो किस पे डिपेंडेंट थी? कृषि, पशुपालन। वो लोग मतलब पशुपालन भी करते थे। ये दोनों तो मुख्य हो गया, कृषि और व्यापार तो मुख्य चीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी लोग पशुपालन करते थे। उनका जो व्यापार था मैंने आपको अभी भी बताया, आंतरिक और विदेशी दोनों होता था, मतलब अंदर और बाहर दोनों करते थे। ठीक है, अब व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए तो चाहिए ना ट्रांसपोर्टिंग, जगह एक जगह सामान दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा? तो उस समय तो अभी के जैसा ट्रेन उरेन नहीं था ना, तो उस समय के लोग क्या ना बंदरगाहों का यूज़ करते थे। सबसे जो आसान तरीका था सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का, वो क्या था? आपका बंदरगाह था। ठीक है, तो बंदरगाह कहाँ कहाँ पाए गए हैं? लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और आप याद रखिएगा, मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि गुजरात में ही एक साइट है धोलावीरा, जहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। धोलावीरा एक ऐसा जगह है जो हड़प्पा सभ्यता का इंडिया में सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, तो कौन कौन से बंदरगाह है? लोथल में है, रंगपुर में है, सुरकोटदा में है। सुरकोटदा में घोड़े के अस्थिपंजर पाए गए हैं। प्रभास पाटन में है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी जगहों में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि जब आप बात करते हैं इकोनॉमिकल लाइफ की किसी जगह की, तो इकोनॉमिकल लाइफ में और भी चीज़ें आती है। जैसे कि उस समय चीज़ों को, जब वहाँ पर इकोनॉमिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, व्यापार होगा। तो व्यापार चीज़ों को बेचने के लिए तो आप मापेंगे ना उसको, किस में मापेंगे? अभी के जैसे कि हम लोग को मशीन है, अब हम लोग के पास 1 kg 2 kg का हम लोग को बटखरा आता है। तो उस समय के लोग कैसे मापी करते थे? दशमलव प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में चलता था। ठीक है, उस समय के लोग दशमलव प्रणाली का यूज़ करते थे, और उनका जो यूनिट था ना मेजरमेंट का, वो किस में था? तो वो आपका 16 के गुणक में था। ठीक है, 16 के गुणक में था, जैसे कि 16, 32, 48, 64 इस टाइप से था। ठीक है, ये आपका रामचरण शर्मा का एनसीईआरटी, रामचरण शर्मा का अगर आप बुक देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, तो उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख खाद्यान्न की। इकोनॉमिकल लाइफ में वो क्या खाते पीते थे, ये तो सोशल लाइफ में आता ही है, लेकिन क्या क्या उपजाते थे बेचने उचने के लिए, वो चीज़ को डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो प्रमुख जो उनका खाद्यान्न था ना, वो प्रमुख सबसे प्रमुख क्या था? गेहूं और जौ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। वो लोग जो कृषि करते थे ना, उसके लिए औजार की यूज़ करते होंगे। तो कौन कौन से औजार होते थे? वो पत्थर के बने होते थे, कांसा के बने होते थे, और लकड़ी के हल बने होते थे। लकड़ी के हल के साथ कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन राइज होता है यहाँ से, एमसीक्यू क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज़ों को कि कहाँ से क्या क्या मिला है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो पाई गई है, तो ये तो आप याद रखे ही होंगे। लेकिन सबसे पहले जो है इन्होंने कपास, यहाँ पर एक बार याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, जैसे कि मोहनजोदड़ो में कपास का साक्ष्य पाया गया है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास उत्पादन करते थे सबसे पहले किसने उत्पादन किया? तो वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पशुपालन की बात करते हैं। पशुपालन में बहुत सारे पशुओं की जानकारी थी उन्हें। कुबड़ वाले बैल इसमें इंपॉर्टेंट है, भेड़, बकरी, सूअर, गाय, गधे, इटीसी है, बस इसी तरह से है। ठीक है, हाथी, हाथी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उसमें हाथी का भी यूज करते थे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिकल लाइफ के अलावा धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन से क्वेश्चंस बनता है, 2-4 क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। और जब भी हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो आपके या तो नदियों से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो लोकेशन से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा जगह कहाँ है। आपको पूछे धोलावीरा कौन से राज्य में है, या फिर धार्मिक जीवन क्वेश्चन राइज होता है। यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि एक सिविल सर्विस में ही यूपीएससी का ही क्वेश्चन था। उसमें चूंकि ऑप्शन तो उसका कूट में होता है, ए और बी दोनों, बी सी, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का ऑप्शन दिया हुआ था उसमें। ठीक है, कि क्या क्या साक्ष्य पाया गया है। ठीक है, तो वो लोग क्या मंदिर, आपको मैं बताता हूँ कि जो लोग ईश्वर की पूजा करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान की पूजा करते थे, देवी की पूजा करते थे, देवता की पूजा करते थे, दोनों की करते थे। ठीक है, और कौन कौन से रूप में करते थे? तो मानव के रूप में, जैसे उन्होंने मूर्तियां बना ली। वृक्ष मतलब पेड़ों को पूजते थे, पीपल जैसे वृक्ष को अभी हम लोग पूजते हैं ना, तो वो लोग भी इस तरह से पवित्र वृक्षों को पूजा करते थे। ठीक है, पशु, जैसे कि आप देख सकते हो कुबड़ वाला बैल बहुत इंपॉर्टेंस रहा था उस समय में। तो मानव मतलब इंसान के रूप में, वृक्ष के रूप में और पशु के रूप में, इन्होंने तीनों रूपों में ईश्वर की पूजा की। ठीक है, क्वेश्चन अब यहाँ से फिर राइज होता है, ये तीनों चीज़ को अब याद रखिएगा।
प्लस दूसरा जो क्या बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा तो करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन मंदिरों का साक्ष्य यहाँ से नहीं पाया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको जरूर से जरूर याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों का साक्ष्य कहीं नहीं पाया गया है। मूर्तियाँ मिली है लेकिन मंदिरों का साक्ष्य कहीं नहीं पाया गया है। इसलिए आप याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ईश्वर की पूजा करते थे, देवी देवताओं पर विश्वास रखते थे, लेकिन मंदिरों जैसी उनकी कोई कल्पना नहीं थी। और भूत प्रेत जादू तंत्र मंत्र टन जो भी टोना होता है, इस पर उनका विश्वास था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग इन चीज़ों पर विश्वास रखते थे क्योंकि ताबीज के साक्ष्य पाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि धार्मिक जीवन की हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़े से बात करते हैं कौन कौन सी मूर्तियाँ पाई गई है। तो मातृ देवी की एक मूर्ति पाई गई है। पहला पशुपतिनाथ भगवान शिव की मूर्ति पाई गई है। लिंग योनि का मूर्ति पाया गया है और ये लोग इसकी पूजा करते थे, ये साक्ष्य हम लोग को यहाँ से पता चलता है। ठीक है, वृक्षों के साक्ष्य पाए गए हैं, पशु पक्षी सांप ये सभी साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में मिला है। मैंने आपको कल का वीडियो में भी ये बताया था कि क्या होता था इसमें। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अभी का जो हम लोग का स्विमिंग पूल होता है ना, उस टाइम पे ये लोग बना करके रखे थे। ठीक है, इसमें नॉर्थ और साउथ दो डायरेक्शन में उनको उतरने के लिए सीढ़ियाँ था। इस स्नानागार के चारों साइड में कमरे बनाए गए थे जहाँ पर ये लोग कपड़े वगैरह चेंज करते थे, और पानी निकालने का भी इन्होंने व्यवस्था किया हुआ था। जब पानी गंदा हो जाएगा तो इसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और इसको पानी भरने के लिए इन्होंने यहीं पर एक कुआं बना रखा था। ठीक है, जहाँ से ये लोग पानी भरते थे इसमें। ठीक है, तो विशाल स्नानागार जो है वो किस चीज़ का साक्ष्य है अगर पाया गया है तो लोग इतिहासकारों ने माना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः ये जो स्नानागार है यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान जैसे काम करते होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग छठ करते हैं ना, तो उसी तरह से वो लोग सूर्य पूजा वगैरह काम करते थे, ये इनका मानना है। संभवतः वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि हम लोग इतिहास को देखे नहीं है और ना ही हम लोगों के पास कोई ठोस लिखित साक्ष्य, हम लोगों ने इसका अनुमान लगाया है। ठीक है, जिस दिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ लेंगे ना, उस दिन ये ऐतिहासिक काल में आ जाएगा और शायद उस दिन संभवतः शायद ये सब वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अग्निकुंड की। तो अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। ये क्या डिपेंड करता है? अग्निकुंड अभी हम लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तो वहाँ पर बनाते हैं ना अग्निकुंड, तो कालीबंगा में अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। इससे पता चलता है कि वो लोग अग्नि का पूजा करते थे। स्वास्तिक जो ये जो साइन होता है ना, ये आप देख रहे हैं ये साइन, इससे ही पता चलता है कि ये लोग सूर्य पूजा का प्रतीक होता है स्वास्तिक। ठीक है, तो ये सूर्य पूजा वगैरह कभी करते थे। इसके साथ साथ इनका पुनर्जन्म में भी विश्वास था। ठीक है, पुनर्जन्म में भी ये विश्वास रखते थे। आप बहुत से समाधान ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर शवों को दफनाया गया है हड़प्पा सभ्यता में, वहाँ पर उनके साथ ना कुछ चीज़ों को दफनाया गया है, कुछ भेड़ बकरियों को दफनाया गया है, कुछ ज्वेलरीज को दफनाया गया है ताकि वे लोग यूज़ करेंगे। तो पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद जीवन दोनों पर इनका हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विश्वास था। ठीक है, उर्वरता की देवी एक आप कह सकते हैं मूर्ति टाइप का पाया गया है यहाँ से, जिनमें ये दिखाया गया है कि एक देवी है, उनके गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाई दिया गया है। ठीक है, जिसको इन्होंने क्या माना है, इतिहासकारों ने उर्वरता की देवी माना है। इन्होंने उर्वरता की देवी की पूजा की। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एक कृषि प्रधान समाज थे। वो लोग कृषि उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यवसाय रहा था। ठीक है, तो इससे पता चलता है। और उसके बाद मूर्ति पूजा का आरंभ जो है, मूर्ति पूजा का आरंभ अगर हम लोगों को कहीं दिखता है अपने इतिहास में, तो वो कहाँ से दिखता है? हड़प्पा सभ्यता से दिखता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब इससे। इकोनॉमिकल लाइफ को हम लोगों ने देख लिया, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन को भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में। ठीक है, कि उनका पॉलिटिकल लाइफ कैसा रहा था। तो पॉलिटिकल लाइफ भी इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था। उस समय की शासन व्यवस्था, उस समय के लोग इतने वेल एजुकेटेड टाइप के थे, उस समय लोग इतने अच्छे तरीके से रहते थे ना, आपको जान करके बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो कोई राजनीतिक संगठन का साक्ष्य नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता से, किसी भी राजनीतिक संगठन के होने का प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन उनकी जो शासन व्यवस्था थी कि कौन लोग शासन करते थे, तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो व्यापारी वर्ग था ना, जो व्यापारी वर्ग था वही शासन करते थे। क्यों ऐसा मानना है? क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स जो था उस समय में काफ़ी समृद्ध अवस्था में था। ठीक है, ये एरो दिखाता है ऊपर, जब भी मैं एरो लगाता हूँ ना, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में था। ठीक है, तो उनका ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा विकसित था, व्यापारी लोग बड़े बड़े धनी थे। तो इनका इतिहासकारों का मानना है कि जो व्यापारी वर्ग थे, कहीं ना कहीं वही लोग शासन व्यवस्था में एक प्रमुख अंग थे और शासन व्यवस्था को वही चलाते थे। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू हंटर, हंटर का मानना है, हंटर एक इतिहासकार है, इनका मानना है कि मोहनजोदड़ो का जो शासन था ना, ये आपका राजतंत्रात्मक नहीं था बल्कि जनतंत्रात्मक था। एक इनका मानना है, हंटर का मानना है कि मोहनजोदड़ो का शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक नहीं था, राजा शासन नहीं करते बल्कि जनता करते थे, डेमोक्रेसी था वहाँ पर। अच्छा लग रहा है? उम्मीद है बिल्कुल ही अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा भैया, आज भी बहुत सारे कंट्रीज़ में जनतंत्रात्मक सरकार नहीं है, लोगों का शासन नहीं चलता है, हमारा इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता, आप सोच सकते हैं कि हमारा भारत शुरू से ही डेमोक्रेसी को पालन किया है, ठीक है, हमने हमेशा से लोगों की सुनी है। मार्टिमर व्हीलर, सर मार्टिमर व्हीलर, इनका क्या कहना था कि सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी, ठीक है। उस समय उनका कहना है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन, लोगों का जो शासन था ना, वो मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक था, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक मतलब बीच वाले जो लोग थे ना, वही मिल करके कहीं ना कहीं अपनी शासन व्यवस्था को चला रहे थे। भैया हम खुद चलाएंगे, हम लोग मिल के चलाएंगे, शासन हम ही लोग पे करना है ना, तो फिर अंग्रेजों से शासन क्यों करना है, तो इनका ऐसा मानना था। हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात करते हैं अब हम लोग, जो कि हमने सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ सबकी बात कर ली। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ बचता है हम लोगों का, हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बिल्कुल लास्ट वीडियो में है, और आप हिस्ट्री में मेरे साथ इस तरह से बने रहिए। पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज शुरुआत की थी हमने, जिसमें हम लोगों ने प्रस्तावना को देखा था, ठीक है। तो उसकी नेक्स्ट वीडियोस को मैं जल्दी ही डालूंगा। और हिस्ट्री फ़िलहाल मेरे साथ बने रहिए, रोज़ कम से कम 1 से 2 वीडियोज़ हिस्ट्री का आ जाएंगे आपके सामने। और इसी तरह से हिस्ट्री को पढ़िए, मज़ा आएगा, कहानी की तरह पढ़िए हिस्ट्री को। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये भी आपको 1 से 2 बार में बिल्कुल याद हो जाएगी। बस सुनने का प्रयास करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, पढ़ने का मन नहीं करता है, मेरी वीडियोज़ को आप ईयरफोन लगा करके 2 बार सुने, कहानी की तरह आपको याद होगा, ठीक है। तो चिंता करने वाली बात नहीं है। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में लोगों के माइंड में ना एक भावना घर कर गई है, उनका मानना है कि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने कभी हिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं। हम लोगों ने कभी एनसीईआरटी जब 6, 7, 8 में थे तो हम लोगों के टीचर ने कभी बताया ही नहीं। इसीलिए यही रीज़न है कि सोशल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो करके हमें मैथ और साइंस में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज जब एसएसटी को पढ़ता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं एक अलग भावना निकल करके आती है, एक अलग समझ निकल करके आती है, और बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो रूल एंड रेगुलेशन की जानकारी मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी मिलती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, अभी हड़प्पा सभ्यता तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर आएगा वो हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक पीरियड में हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ पर देखेंगे रिंग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ही कंप्लीट नोट्स है इसमें, करीब 3 बुक और कुछ मेरे मेंटर्स हैं, उनका सहारा लेकर के मैं नोट्स तैयार करता हूँ। हम लोग देखते हैं अभी डिक्लाइन को, हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन कैसे हो गया। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि भैया अगर कोई इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलप सभ्यता थी, तो इतनी बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। बिल्कुल मानते होंगे ना। अभी अगर कोई कह दे कि भैया अमेरिका ख़त्म हो गया, तो मेरे मन में एक सवाल उठता होगा ना कि भैया सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का मतलब पतन हो जाना, अस्तित्व खत्म हो जाना, इसके मैं जानना चाहूँगा उसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे हो गया। तो शायद वो कोरोना वायरस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा के, तो हड़प्पा का पतन कैसे हो गया। तो सबसे पहले एक बहुत बड़े शहर के पतन के पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, बल्कि उसके लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे, ठीक है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। उसी तरह से उत्पत्ति की तरह ही पतन के लिए भी एक कारण उत्तरदायी नहीं था, इसके लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे, ठीक है। इनका क्रमिक पतन हुआ है, ऐसा नहीं कि एक दिन में रातों रात हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ, बल्कि एक लंबे टाइम पीरियड में खत्म हुआ। जैसे कि अगर हम लोग मानेंगे 1750 से 2350 से 1750 इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का मतलब 1750 1500 के आसपास जो ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 2350 से 1750 के बीच बीच में अगर आप आइएगा, लगभग 2000 के आसपास में, 2000 BC के आसपास में, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, ये धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ, ठीक है। और 1500 की ईस्वी के पास आते आते क्या हुआ, पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं कि इसका जो है वो क्रमिक पतन हुआ है भैया, अचानक से ये ख़त्म नहीं हो गया, धीरे धीरे ख़त्म हुआ है।
तो हम लोग देखते हैं कि स्कॉलर्स, जो विद्वानों का मानना है, पुरातत्ववेत्ताओं ने जिन्होंने खुदाई की है, जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है, उनका क्या क्या मानना है, जहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि कौन से इतिहासकारों ने क्या माना है। इसके पतन के लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण दिया। जैसे हम लोग गार्डन चाइल्ड और सर मार्टिमर व्हीलर, ये दो ऐसे इतिहासकार हैं, इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो बाढ़ और दूसरा जो रीजन है वो आर्यों का आक्रमण, इसके चलते हुआ है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों ने आर्यों का आक्रमण को नहीं माना है, क्योंकि इनका मानना है कि आर्य तो बाद में आए। आर्य आते हैं आपका कब, वैदिक पीरियड में आते हैं, और वैदिक पीरियड में लोग कहाँ रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरों में रहा करते थे। तो भैया जो लोग नगरों में रहा करते थे उनको मारने वाला कोई झोपड़ियों में क्यों रहेगा, इसको मार करके वो भी नगरों में रहेगा, वो भी पक्की ईंटों का यूज़ करेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसीलिए इतिहासकारों ने बहुत सारा इनको नहीं माना है आर्यों का आक्रमण को। लेकिन गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का ऐसा मानना है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। जॉन मार्शल, जो जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू हुए थे 1921 में, जिसके नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दोनों क्षेत्रों की खुदाई करने के लिए गए थे। उस समय जो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, जिसके द्वारा ना किसी भी जगह की खुदाई होती है, ठीक है, तो वो कौन थे, अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। एएसआई के हेड कौन थे, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एसआर राव, जिन्होंने लोथल की खोज किया, सर राव, इनका क्या मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है उसका बाढ़ के कारण हुआ है, ठीक है। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट है, ऑरेल स्टेइन है, अमलानंदा घोष है, अमलानंदा घोष जिन्होंने कालीबंगा की खोज की थी, कालीबंगा ब्यूटी पार्लर, याद आया, ठीक है। तो ऑरेल स्टेइन और अमलानंदा घोष का मानना है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। जलवायु कुछ उपयुक्त नहीं रही होगी, हो सकता है ऐसी कुछ, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, नदियों का सूख जाना, ऐसी कुछ प्राकृतिक आपदाएं रही होगी, ठीक है, जिसके चलते हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद भी कुछ है, एम.आर. साहनी है, इनका मानना है कि जल प्लावन के चलते। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, नदियों में बाढ़ आ जाता है, ठीक है, तो इस तरह कुछ घटना रही होगी। फिर आते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का अकेले क्या मानना है, इनका और एक मानना है कि प्रशासनिक शिथिलता, मतलब अगर किसी भी जगह का एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो जाएगा, ठीक है, आज मान लीजिए अगर हमारे इंडिया में प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, चोरी डकैती ये सब बढ़ जाएगा, लोग खुलेआम सड़कों पर किसी को भी मारकर लूट लेंगे। तो इनका मानना है कि उस समय भी जो है प्रशासनिक शिथिलता पड़ गया था, ठीक है, उनका शासन कमज़ोर पड़ गया था, और इसी के चलते जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद और एक है KUR कैनेडी, इनका मानना है कि नेचुरल डिजास्टर जैसे कि प्लेग, मलेरिया, इस तरह के महामारी फैल गया था वहाँ पर, और इसी के चलते जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग के पास एक लास्ट मात्र टॉपिक बचा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता को हमने सभी डायमेंशंस को अच्छी तरह से कवर किया है शॉर्ट नोट से, जो बिल्कुल कंप्लीट है, एक भी डायमेंशन छूटा हुआ नहीं है, आप बुक देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप MCQ जरूर बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, लुसेंट का जीके, या फिर अगर घटना चक्र का बुक रखे होंगे, या फिर क्वेश्चन बैंक होगा अगर आपके पास स्टेट पे CS का, तो आप उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन छूटता है क्या कहीं से। उम्मीद है क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन छूटता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हड़प्पा सभ्यता की देन, वर्तमान समाज में हड़प्पा सभ्यता की क्या देन है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है इससे कि उसके बाद आप जब आंसर लिखेंगे, सब्जेक्टिव आंसर लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता पर, तो ये लास्ट में कंक्लूजन पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो इनका देन है क्या है, दशमलव प्रणाली पर आधारित माप तौल प्रणाली। इन्होंने दशमलव सिस्टम, डेसिमल सिस्टम पर माप तौल प्रणाली दे दिया, पहला। दूसरा इन्होंने क्या दिया, नगर नियोजन, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को जानते ही हम लोग इसके नगर नियोजन के चलते, जो बहुत ही उन्नत अवस्था में था, सड़कें जो बिल्कुल एक दूसरे को समकोण पर काटती थी भैया 90 डिग्री पर, नालियों की व्यवस्था जो बिल्कुल अच्छे से बने हुई थी, जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे जिसको हटा करके हम लोग अंदर घुस के साफ सफाई कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद बहुदेववाद का प्रचलन, बहुत सारे इन्होंने देवी देवताओं की पूजा किया। मातृदेवी की पूजा इन्होंने की, जो आज भी हम लोग करते हैं इतने सालों के बाद। प्रकृति की पूजा की, जो आज भी हम लोग करते हैं। शिव की पूजा की, लिंग योनि की पूजा की, आज भी हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। योग का प्रचलन किया इन्होंने, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है, ठीक है, जो हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको बिल्कुल एक अच्छे से याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल का धार्मिक महत्व की इन्होंने बताया, जैसे कि आप देखे ही होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो में जो धार्मिक स्नानागार था, स्नानागार क्या बताता है, इतिहासकारों का क्या मानना है कि वहाँ पर जो है धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि सूर्य पूजा इत्यादि कार्य किए गए होंगे, ठीक है। इन्होंने जल का धार्मिक महत्व को बताया, इन्होंने जल की भी पूजा की, स्वास्तिक और चक्र की पूजा करके इन्होंने बताया कि उस समय के लोग जो है वो आपका सूर्य का पूजा भी करते थे, ये स्वास्तिक का साइन है, ठीक है।
उसके बाद ताबीज, तंत्र मंत्र, आभूषण जैसे कि इन्होंने यूज़ किया है, ये हम लोग आज इतने सालों के बाद भी यूज़ करते हैं ताबीज़ का, तंत्र मंत्र का। ज्वेलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस समय के लोग बहुत तरह मिट्टी के अलग अलग पत्थरों के बने हुए ज्वेलरी का यूज़ करते थे। उसके साथ ही आपका मन के तो ज्वेलरी को ही बोलते हैं। उसके बाद बहुत जैसे कि जो भी ज्वेलरी के लिए हाथी दांत हो गया, इस तरह की चीज़ों का वो यूज़ करते थे, ठीक है। बहुफसली कृषि व्यवस्था की इन्होंने अपनाया, मतलब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चावल या सिर्फ और सिर्फ जौ का खेती नहीं किया, बल्कि बहुत सारी फसलों का खेती किया। अग्नि पूजा, यज्ञ को इतने बताया। यज्ञ आज हम लोग करते हैं ना, अग्नि पूजा, तो ये किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। मुहर्रा का प्रयोग इन्होंने बताया। मुहर्रों का प्रयोग कौन बताया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बताया। बैलगाड़ी इन्होंने बताया। बनावली से क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है, बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। आंतरिक और बाह्य व्यापार किसने बताया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बताया भैया। आज हम लोग जो कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल ट्रेड, वो तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बता करके किया है, ठीक है। इनका जो सबसे प्रमुख देन है, अगर हम लोग एक बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे कि भैया इतने सारे दिन में अगर बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है? तो वो है हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था। उनका जो टाउन प्लानिंग था ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। उनका टाउन प्लानिंग इतना ज़बरदस्त था, आज के हमारे शहरों की तरह, बिल्कुल आज के हमारे शहरों की तरह साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्था रखी गई थी। उस समय के लोग नालियाँ बनाते थे, घर में बाथरूम्स होते थे, शौचालय होते थे। उस समय के जो नाली होते थे ना, वो जुड़े होते थे मेन नालियों से, ठीक है। नालियों की साफ़ सफाई भी होती थी, सड़कों किनारे पेड़ लगे हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ध्यान रखा था अपनी साफ़ सफाई का और बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। तो इस तरह से हमने हड़प्पा सभ्यता के सारे डायमेंशंस को कवर किया और कुछ भी नहीं छूट गया है। उम्मीद है आप हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ हिस्ट्री को इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आपको एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी नया है लेकिन देर है, अंधेर नहीं है। एक दिन उस मुकाम तक हम लोग पहुँचेंगे जिस मुकाम की कामना करके हमने ये पहल शुरू की है। और जो भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे बैंक, एसएससी, स्टेट पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए साबित होगा क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है जो किसी भी जीएस, किसी भी एग्जाम्स में होता है। आप किसी भी एग्जाम्स में बैठ जाइए जीके का, तो जीके बनता कैसे है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, ये सब सेक्शंस को मिला करके जीके जीएस बनता है, ठीक है। जहाँ पर हिस्ट्री एक मेजर सेगमेंट होता है। हिस्ट्री से किसी भी एग्जाम्स में अच्छा क्वेश्चन होता है। जेपीएससी का पीटी में कम से कम 15 क्वेश्चन, बीपीएससी का पीटी में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी मेजर सेक्शन है। अगर हम लोग इसको ठीक से कवर कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से होंगे, मेरा लक्ष्य एक है कि अगर हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लिया, जैसे कि मैंने 3 पार्ट में पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता को खत्म किया है, सारे डायमेंशंस को कवर किया है। क्या क्या डायमेंशंस कवर किया आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जब हम लोगों ने सारे डायमेंशंस को कवर किया है, तो इसका मतलब कि अगर हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ये हमारा लक्ष्य है। आप साथ बने रहिए, आप अपना नोट्स बनाइए इसी तरह से। आप देख कर बना सकते हैं। मैं पीडीएफ तो अभी अवेलेबल नहीं करवा सकता हूँ, थोड़े दिनों में करवा दूंगा। चलिए, थैंक यू।